गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज नियंत्रक महालेखा परीक्षक को देखा जाएगा, ठीक है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कवर होता है तो फिर इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट जो आयोग होगा, जो संस्था होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये आयोग और संस्था है जो बच्चों, इसमें देखिए आप लोगों से कुछ आयोग और कुछ संस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। दूसरा आपसे पूछा जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक से, ये जा रहा हूँ मैं पढ़ाने। और तीसरे में जो संभावित है पूछे जाने का वो है वित्त आयोग। अक्सर जो है छोटे मोटे एग्जामों में वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, ठीक है, केवल उसी को पूछ के छोड़ देता है, परंतु हम लोग उससे थोड़ा आगे भी चीज़ों को देखेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अपना जो लेवल है उस लेवल को मेंटेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। और बच्चों सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये कंप्लीट होता है और इसके बाद फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग ये कंप्लीट अगर हो जाता है आज अगर, तो हम लोग का पॉलिटी जो है आज खत्म हो जाएगा, ठीक। और कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे ज्योग्राफी, ठीक। तो ज्योग्राफी हम लोग का कल से स्टार्ट होगा। तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने के साथ साथ एमसीक्यू जो है वो बच्चों तैयार हो रहा है, ठीक। एक दो क्लास आपकी ज्योग्राफी की होगी, उसके बाद से ज्योग्राफी की क्लास प्लस जो है एमसीक्यू, ठीक है। टाइम अगर मैनेज कर पाया मैं तो दोनों एक साथ कराऊंगा, ठीक है। क्लास लेने के बाद फिर उसी दिन जो है एमसीक्यू करा दूंगा, नहीं तो एक दिन ज्योग्राफी को ब्रेक करूंगा, ठीक है। फिर आपका एमसीक्यू होगा पॉलिटी का, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर एक दिन ब्रेक होगा ज्योग्राफी, और फिर आपका पॉलिटी का एमसीक्यू। ऐसे करा के आपका पूरे पॉलिटी का मैं टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है, जो कि पूर्णतः आपका कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी, ठीक। तो अब हम बच्चों आज देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीएजी। नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कहते हैं सीएजी, कंप्ट्रोलर, ठीक है। फुल फॉर्म सीएजी का क्या है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक ना। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हम लोग बच्चों एक बात तो पहले ये जान ले कि ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक ना। ये क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय, ठीक। अब संवैधानिक निकाय का तात्पर्य क्या है? ठीक है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है इसका मतलब क्या होता है? तो संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि वो बॉडीज जिसका हमको उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में मिलता हो। तो अगर संविधान के किसी अनुच्छेद में किसी बॉडी का अगर हमको सूचना मिल रहा है, उल्लेख मिल रहा है, तो वो बॉडी क्या होगी? वो आयोग क्या होगा? ठीक है, संवैधानिक आयोग होगा, ठीक ना, संवैधानिक निकाय। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या ये संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल है। क्यों? अब इसका उल्लेख देखो कहाँ है। तो उल्लेख की बात करें बच्चों तो संविधान का भाग 5, ठीक ना, संविधान का भाग 5। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद तो 148 से 151, तो 148 से 151 तक में हमको मिलता है किसके बारे में? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, ठीक। अब ये बच्चों नियंत्रक महालेखा परीक्षक है क्या, इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझा जाए। तो जैसे बच्चों देखो सीएजी एक संवैधानिक निकाय है, तो इस सीएजी का काम क्या है? इस सीएजी का देखो मुख्य काम, देखो अब इसके सभी कार्यों को हम जो है बारी बारी से नहीं देखेंगे, सभी कार्य में बहुत ज्यादा कार्य नहीं है, जो मुख्य काम है वही देखो पूछा जाता है। यहाँ तक कि आयोग के लेवल पे भी
ठीक ना, आयोग के लेवल पे भी। अब इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होगा। ठीक, तो कार्य को देखें तो कार्य इसका होगा कि संघ एवं राज्य सरकार, संघ एवं राज्य सरकार के द्वारा ठीक है, के द्वारा किए गए खर्च की जांच करना, खर्च की जांच करना, ठीक है, जांच करना। तो यहां बच्चों देखो संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करने से मैं थोड़ा सा बच रहा हूं, ठीक है, संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करने से बच रहा हूं। मैं जब एमसीक्यू इसका दूंगा तो उसमें संवैधानिक शब्द यूज करके फिर वहां मैं जब बताऊंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। मैं देखो शुरू से एक बात बोलता रहा हूं कि कब किस समय क्या आपको देना है, क्या बताना है, आप एक विश्वास बना के चलो, ये मेरे पे छोड़ दो, ठीक ना। मैं आपको बताऊंगा कि कब क्या आपको मिलना चाहिए, ठीक। तो संघ एवं राज्य सरकार के द्वारा किए गए खर्च की जांच करना। अब जैसे देखो होता क्या है, जैसे अब समझना, संसद केंद्र में, राज्य में विधानमंडल, ठीक। केंद्र में संसद, केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल। विधानमंडल की बजाय हम विधानसभा शब्द यूज कर लें, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। क्योंकि विधानमंडल की जब हम बात करते हैं तो विधान परिषद भी शामिल हो जाता है और विधान परिषद तो केवल 6 राज्य में है, ठीक। तो विधानसभा तो ये विधानसभा जो है और ये संसद, अब ये काम क्या करते हैं, अब ये देखो है क्या हमारे लिए संसद और विधानसभा, ठीक ना, ये क्या करते हैं हमारे लिए, नीतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है, कानूनों का निर्माण करते हैं, प्लस हमारा जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, मुख्य रूप से दो तरह से। वो दो तरह से क्या है, एक तो नीति बना के, नीति मतलब क्या, लॉ कह लो, रूल रेगुलेशन बोल लो, ठीक। तो रूल रेगुलेशन बना के हमारी प्रॉब्लम दूर होती है, या फिर जो है हमारा डेवलपमेंट जो है वो किससे होगा, वो धन से होता है। तो होगा क्या, तो संसद जो है, संसद ये संसद की बात अगर हम करते हैं तो यहां एक बॉडी, हम कार्यपालिका की भी बात करते हैं। अब कार्यपालिका और संसद, इन दोनों का देखो जुड़ाव है। जुड़ाव कैसा है, संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक का सदस्य है तो वो कार्यपालिका का अंग मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, ठीक। तो अब देखो जो भी योजनाएं लागू होती हैं, ठीक ना, जो भी योजनाएं लागू होती हैं उसके लिए क्या होता है, पैसा कहां से निकलता है, पैसा निकलता है बच्चों संचित निधि से। बात को थोड़ा ध्यान देना, पैसा कहां से निकलेगा, संचित निधि से निकलेगा। और ये संचित निधि 2 हैं, एक केंद्र की है और दूसरी राज्य की है, राज्य की। तो अब केंद्र और राज्य की जो संचित निधि, इसमें से धन कौन निकालेगा, तो केंद्रीय कार्यों के लिए धन कौन निकालेगा, ठीक है, तो कहां से पास होगा, संसद से पास होगा। कौन धन की डिमांड करेगा, कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद डिमांड करेगा पैसे की, ठीक। और अगर यही बात हम देखें राज्य की संचित निधि से पैसा निकालने की, तो ये कहां से निकलेगा, विधानसभा के द्वारा निकलेगा। तो इसका भी, राज्य में भी कार्यपालिका होती है, आप लोग को मैं पढ़ा चुका राज्य कार्यपालिका, ठीक, और राज्य कार्यपालिका तो इसका भी मंत्रिपरिषद है। तो अब क्या होगा, राज्यों के अंदर डेवलपमेंट करना है, पैसे की जरूरत है और वो पैसा राज्य की संचित निधि से निकलना है, तब क्या होगा, वो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो है विधानसभा से डिमांड करेगी, हाँ भाई पैसा पारित किया जाए। तो अब देखो पैसा क्या होगा, पास हो जाएगा। इसने मांगा किसी रोड के
डेवलपमेंट के लिए और कहा कि हमें चाहिए करीब 500 करोड़ रुपए, ठीक। और एक तरफ ये डिमांड कर रहा है कि हमें हमें सिंचाई के लिए 250 करोड़ रुपए चाहिए। अब दोनों ने डिमांड किया, ठीक। अब पैसा पास हो जाएगा, पैसा पास हो जाएगा। अब जब पैसा पास हो जाएगा तो यहां पे देखो एक प्रॉब्लम हमारे वहां क्या है, हमारे वहां एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये पैसा पास होता है तो CAG, ठीक ना, CAG जो है उस समय इनके ऊपर नियंत्रण नहीं लगा पाता है। ये हमारे यहाँ CAG का थोड़ा एक दोष है। जबकि ब्रिटेन में उसी समय CAG जो है उसी समय नियंत्रण लगा सकता है। कैसा नियंत्रण कि तुम अगर डिमांड कर रहे हो 500 रुपए की, तो जिस काम के लिए यार तुम 500 मांग रहे हो वो काम 500 का नहीं है बल्कि कितने का है, 300 करोड़ का है। तो लो 300 करोड़ ले जाओ ना। अब ये डिमांड किया, पास हो गया। तो यहां पे कोई नियंत्रण नहीं लगा पाता है, कौन, CAG, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। कोई रोक नहीं लगा पाएगा, पैसा पास हो जाएगा। मगर इसका पावर कहां है, जब पैसा पास हो जाएगा, ठीक है, चाहे राज्य की सरकार को मिला और चाहे केंद्र की सरकार को मिला, तो ये संस्था जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, CAG जो है, तो ये क्या करेगा, ये ऑडिट करेगा। कैसा ऑडिट कि अगर तुमने 500 करोड़ की डिमांड की थी, किस बात के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए, तो क्या वो 500 करोड़ रुपए वास्तव में तुमने खर्च किया, ठीक है, या उस पैसे का तुमने किसी टाइप से दुरुपयोग किया, ठीक। तो होगा क्या, तो ये अपना प्रतिवेदन जो है, ये अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन। तो ये अपना रिपोर्ट जो है वो क्या करेगा, अगर केंद्र का मैटर है तो ये भेज देगा रिपोर्ट, किसको भेज देगा रिपोर्ट, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को। और राज्य का मैटर है तो किसको भेज देगा, गवर्नर यानी राज्यपाल को। तो रिपोर्ट ये दे देगा, ठीक है। तो अब देखो यही वो CAG है जिसने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, तो ये जो घोटाले हुए इसकी जांच कौन किया, CAG किया। यही रिपोर्ट बना के दिया। तो उसी रिपोर्ट के आधार पे क्या है, जो इससे जुड़े हुए लोग थे, ठीक है, उन लोगों को सजाए तक हुई। परंतु कमियां यहां भी है। कमियां कहां हैं, नियुक्ति वगैरह को लेके, ठीक है, नियुक्ति वगैरह को लेके अभी उन सारे पॉइंट्स पे आएंगे, समझ रहे हो। तो अब तक हमने बच्चों क्या जाना, अब तक हमने ये जाना कि हम एक संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं और संस्था का नाम क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, ठीक है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। और ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का तात्पर्य क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि जिसका उल्लेख हमें संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में मिलता। तो देखो अनुच्छेद में मिल रहा है, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक। पार्ट क्या है, पार्ट 5 है। अब इसका जो मुख्य काम है वो मुख्य काम यही है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किए गए खर्च की जांच करना, ठीक, जांच करना। तो अब ये जांच कैसे करेगा, क्या कैसे पैसा मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये बात मैंने देखो यहाँ पे तुम लोगों को समझाया है। अब इसका निकालो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। चलो अच्छा अब आगे देखते हैं। अब देखो बात कर ले थोड़ा सा हम यहाँ BR अम्बेडकर का, ठीक ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब BR अम्बेडकर का यहाँ पे चर्चा करना आवश्यक है। अब अम्बेडकर जी का चर्चा करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि अम्बेडकर जी का यहाँ एक कथन है और वो कथन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जाहिर सी बात है भाई, संविधान के पिता ने अगर कुछ कहा है तो हमें उसको पढ़ना तो पड़ेगा, कोई इसमें शक नहीं, ठीक है। अब देखो अंबेडकर जी ने बोला क्या है, अंबेडकर जी ने CAG को, ठीक ना, CAG को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति
सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहाँ है, ठीक। अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर हमारे इस इंफॉर्मेशन का, ठीक है, फायदा उठा सकता है, ठीक। फायदा उठाने का सेंस यहाँ क्या है, फायदा उठाने का सेंस यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन इसका, ठीक है, गलत रहा या नहीं रहा हमारे पास ये इंफॉर्मेशन, तो देखो एक गलती हम कहाँ करेंगे। परिस्थितियां बच्चों कभी कभी एग्जाम हॉल में आती हैं कि हम लोगों को तुक्का मारना पड़ता है, ठीक, तुक्का लगाना पड़ता है। ये बहुत लोग के साथ होता है भाई। अगर कोई पेपर हो रहा है, 100 नंबर है, ठीक, और पेपर का लेवल देख के एक बात क्लियर हो रही है कि 80+ हमारा क्वेश्चन जाना चाहिए और हम 60 पे अटके हुए हैं, ठीक है, तो मर्दा क्या ना करता, 80+ जाना चाहिए, लेवल देख के पता चल रहा है, और हम 60 पे लटके हैं। तो ये कंडीशन अब आ चुकी है कि भाई सेलेक्ट तुम यहाँ होगे नहीं, ठीक। तो अब क्या है, अब ये है कि तुम लगाओ तुक्का, और तुक्का लगाने के बाद हो सकता हो कि ये 80+ का तुम्हारा किस्मत साथ दिया, या तुम्हारा तुक्का का मेथड बड़ा बढ़िया रहा, ठीक ना, तो तुक्का मेथड से तुमने क्या किया, 80+ पार कर लिया। हालांकि चांसेस बड़े कम हैं, मगर तुक्का ऐसे कंडीशन में मारना चाहिए, ठीक है। एक अपने दिमाग से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यार मेरा इतने पे होगा नहीं, कम से कम इतना मेरिट तो जाएगा, ठीक ना, नंबर इतना जाएगा। तो अब क्लियर हो कि जब नहीं होना है तो छोड़ने का मतलब नहीं। फिर क्या है, फिर जो है 60 लगाया है तो अब 30 क्वेश्चन तक रिस्क लो, ठीक है। तो अब पता चला तुक्का मारे, तो उसमें देखो क्या कैसे गड़बड़ होगा। अब गड़बड़ ये होगा कि क्वेश्चन पूछेगा B.R. अम्बेडकर के अनुसार, ठीक ना, B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारत का सबसे महत्वपूर्ण विधिक व्यक्ति या विधिक अधिकारी कौन, ठीक। ऑप्शन में देखो मैं क्यों जो है क्वेश्चन बना के इसकी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक ऑप्शन हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, महान्यायवादी, और फिर हमको ऑप्शन में मिल जाएगा महाधिवक्ता, और फिर ऑप्शन में हमको मिलेगा ए एवं बी दोनों, और डी ऑप्शन देगा CAG। अगर इस क्वेश्चन की जानकारी नहीं है, CAG के बारे में जानकारी नहीं है, क्वेश्चन पूछा है B.R. अम्बेडकर के अनुसार, ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण विधिक अधिकारी कौन, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कहाँ, महान्यायवादी में, ठीक ना, कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है। तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी हम लोगों ने पढ़ा है किसको, महान्यायवादी को, ठीक ना, हम लोगों ने पढ़ा है महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। तो अब देखो बच्चे अगर होशियारी करेंगे, ठीक ना, होशियारी करेंगे तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी, तो वो थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे कि यार ये महान्यायवादी भारत का है, महाधिवक्ता तो राज्य का होता है, राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी या महत्वपूर्ण विधिक अधिकारी, ठीक। तो ये लॉजिक लगा के वो महान्यायवादी आंसर देके खुश होंगे कि हमने लॉजिक बहुत बढ़िया लगाया है। परंतु ध्यान रखो नाम दे दिया किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और अंबेडकर जी ने इन दोनों लोगों को नहीं बोला है, ठीक ना, किसको बोला है, CAG को। यही ज्यादा होशियारी के बाद भी यहाँ क्वेश्चन हो गया अगर, ठीक है। तो ये हम लोगों को इस टाइप से बच्चों प्रश्नों के पैटर्न को समझते रहना होगा। हालांकि MCQ मैं करा रहा हूं, ठीक, तो उसमें सब लोग MCQ देखना जरूर, ठीक है, देखना जरूर, क्वेश्चन जो है अपना डाउट वगैरह सब अपना पूछना, ठीक है। चलो तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो CAG को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा है किसने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा ठीक है, आगे जरा देखें। अब ये देखो, ये जो CAG का पद है, CAG का पद ब्रिटिश शासन काल में
ब्रिटिश शासनकाल में पहली बार किसके द्वारा लाया गया? तो पहली बार लॉर्ड कैनिंग, ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग, ये सीएजी का पद सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग लेके आया था। और बच्चों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है, समझ रहे हो ना, 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो मैंने पढ़ा रखा है भारत के संवैधानिक विकास में, तो ध्यान रखना उसमें इस सीएजी को संविधान में शामिल किया गया। संवैधानिक मान्यता की बात की जाए कि सीएजी को संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो मान्यता मिला 1919 में, ठीक ना, 1919 में। तो अगर देखें तो सीएजी को संवैधानिक मान्यता 1919 में 1919 में प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों संवैधानिक मान्यता, ठीक है, संवैधानिक मान्यता हो गया, ठीक। अब इसमें बच्चों, इसमें हम लोग अब नियुक्ति, ठीक है, और इसका कार्यकाल वगैरह, ठीक, ये सारी बात हम लोग देखा जाएगा, ठीक। चलो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है। तो अब देखो यहां बात करें बच्चों नियुक्ति की, ठीक है। तो सीएजी, ठीक है, सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, अब इसकी नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है। और ये नियुक्ति जो है, ये नियुक्ति ही कहीं ना कहीं इसकी आजादी पे, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता पे, इसकी निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ठीक। कैसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इसको देखते हैं। सीएजी की नियुक्ति देखो कैसे होगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक। अब दिमाग में आ रहा होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर की जा रही है तो कैसे ये इसकी निष्पक्षता पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो अब इसका निष्पक्षता जो है देखो प्रभावित क्यों हो रहा है, प्रभावित इसलिए हो रहा है, हमको जानने की जरूरत है आर्टिकल 74। जानने की क्या जरूरत है, हम लोग पहले जान रहे हैं, ठीक ना, पढ़ चुके हैं हम लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 74 में क्या बोला है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक ना, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक। तो मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। अब मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, मंत्रिपरिषद का मुखिया है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो चाहता है लगभग वही होते हैं, ठीक ना, 90% कंडीशन में लगभग वही होता है, मगर ये कहा जाता है कि मंत्रियों से अपने सलाह लेके प्रधानमंत्री कार्य करता है, ठीक। तो अब मान लो राष्ट्रपति ही, देखो यहां हो क्या रहा है, राष्ट्रपति ही नियुक्त कर रहा है इसको, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है। नियुक्त किससे पूछ के कर रहा है, प्रधानमंत्री से पूछ के कर रहा है। और समस्या क्या है, समस्या ये केंद्र सरकार, भाई मुखिया उसका कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो अब प्राइम मिनिस्टर ही क्या है, उसका मुखिया है। अब उसी के करप्शन की जांच करेगा कौन, सीएजी। वो अब ये सीएजी नियुक्त किसके द्वारा हो रहा है, प्रधानमंत्री के आदेश से राष्ट्रपति के द्वारा। तो यानी कि ये वही व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है, ठीक है, दर्शाती है कि सीएजी की निष्पक्षता संदेह के दायरे में है, ठीक है, संदेह के घेरे में है, ठीक है। और खुद दिमाग लगाने की जरूरत है कि ये अगर सिस्टम है तो ऐसे जो है प्रधानमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री चाहेगा तो हमेशा और हमेशा अपना ही व्यक्ति यहाँ पे
नियुक्त करेगा। अब 500 करोड़ अगर रोड के लिए पास हुए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, जांच जो है निष्पक्ष रूप से, अब भाई किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ी एक समस्या है। अब ये बात मैं क्यों बताता हूँ, ये बात इसलिए बताता हूँ बच्चों कि डिप्लोमा करने के बाद जो बच्चे मान लो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं और ग्रेजुएशन में उनका अगर विषय पॉलिटिकल साइंस है, ठीक, पॉलिटिकल साइंस है, तो अब विषय अगर पॉलिटिकल साइंस है तो देखो सीएजी की आलोचना करने को लिख दे, बोल देगा कि सीएजी की, ठीक है, सीएजी पे आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अब क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज कैसे कर पाओगे, ठीक है। हालांकि मैं तो बार बार बोला हूं, मैं बार बार बोला हूं कि हम लोग अपने लेवल को मेंटेन करके चलेंगे, बहुत हाई फाई इधर उधर की बातों को नहीं ऐड किया जाएगा, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी समझ हमारे साथ जुड़ी होनी चाहिए, इस वजह से मैंने इस बात की यहाँ पे चर्चा किया, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। अच्छा अब जरा देखें इसका कार्यकाल, टेन्योर, कार्यकाल, कार्यकाल क्या होगा, तो सीएजी का जो कार्यकाल है 65 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष, 6 वर्ष, ठीक। इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा सा एकदम स्पष्ट रहेगा, ज्यादा क्लियर होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा सटीक है, आयु तक, आयु तक। तो सीएजी का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक। अब यहां क्या लिखेंगे, इन इन दोनों में, दोनों में जो पहले पूरा हो, जो पहले पूरा हो, ठीक है, जो पहले पूरा हो। तो अब देखो जो पहले पूरा हो, यानी कि ये बात मैं इलेक्शन कमीशन वाले में बता चुका हूं, इस टाइप की कंडीशन को, जैसे कोई व्यक्ति अगर नियुक्त हुआ कितने वर्ष की आयु में, 63, ठीक ना, 63, तो 63 ईयर के एज में अगर वो नियुक्त हुआ तो होगा क्या, वो मात्र जो है 2 साल अपने पद पर कार्य कर पाएगा, ठीक ना, कर पाएगा। और वही मान लो जो है, वही कोई अगर नियुक्त हो रहा है 55 साल की एज में, तो क्या होगा, तो 55 साल की एज में अगर नियुक्त हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में इसका कार्यकाल जो है 61 वर्ष तक जाएगा, 61 वर्ष की आयु तक। ये नहीं कि ये अब जो है 55 साल की आयु में हुए हैं तो अभी जो है कि 65 यानी 10 साल काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, ये बात मैं पहले समझा चुका हूं, समझ रहे हो, ठीक है, समझा चुका हूं, ठीक। चलो ठीक है, तो नियुक्ति और कार्यकाल इसका हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसका वेतन की बात करें, वेतन, तो इसका वेतन और भत्ता इसके इसके वेतन एवं भत्तों की भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का एक्यूरेट वेतन नहीं पूछता है, ठीक ना, संसद के द्वारा किया जाता है। और ये वेतन कहां से दिया जाएगा, किया जाता है, और ये वेतन कहां से दिया जाएगा, केंद्र की संचित निधि, ठीक है, संचित निधि से दे, लिख लो बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका शपथ, तो शपथ इसको कौन दिलाएगा, तो इसको शपथ यह राष्ट्रपति के समक्ष अपने
अपने पद का शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाएगा। अच्छा, तो अब जो है ये त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र किसको देगा, ठीक है, तो त्याग पत्र भी ये किसको देगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां देखें हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया थोड़ा सा इसको बच्चों समझने की जरूरत है। ठीक है, ये जो हटाने की प्रक्रिया है ये कैसे होगी, देखो हटाने का जो प्रोसेस है इसे हटाने का प्रस्ताव, हटाने का प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, लाया जाएगा अगर अगर यह प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए। ठीक ना, पारित हो जाए तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब देखो यहां इस बात का मतलब क्या है, समझना बच्चों, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, पहले तो संसद का कुल सदस्य संख्या, तो संसद की बात करें तो लोकसभा 545, राज्यसभा 245, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत निकालने अगर तो 272.5, तो इसको सब ये व्यक्ति हैं तो 273 कर लें, ये 123 हो जाएगा। तो अब देखो, अब 273 सदस्य क्या होगा, पहले अनुमति दे देंगे कि हाँ ठीक है इनको हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, अब हटाने की कार्रवाई सूचना मिल गई कि फला तारीख को अब इनको हटाने की कार्रवाई शुरू होनी है। अच्छा ठीक है, चलो शुरू होनी है, तो अब क्या हो रहा है, उस दिन जब हटाने की कार्रवाई शुरू करनी थी तो क्या लिखा है, यह प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा, तो बहुमत मान लो ये मिल गया। ठीक, अब हटाने की कार्रवाई शुरू, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। याद रखना बच्चों, उपस्थित हुए कितना, तो जैसे ये देखो 273 जो है ना, 273, इस बात को बहुत लोग क्लियर नहीं करते हैं मगर मैं बता रहा हूं, 273 जो है ना इससे कम नहीं होना चाहिए। उपस्थिति जो है ये 273 से कम नहीं होनी चाहिए। पहले तो अनुमति मिल गई, ठीक है, बहुमत आ गया 273, परंतु फिर अब हटाने का जो बहुमत है वो 2/3 है, परंतु वो 2/3 किसका, ये 273 से कम नहीं होना चाहिए, और राज्यसभा के सदस्यों का 123 से कम नहीं। यानी कि अब अगर उपस्थित हुए, ठीक है, और मतदान हुआ, और मतदान करने के बाद पता क्या चल रहा है कि मतदान के वक्त ये 200 रह जा रहे हैं, तब ये बच्चों माने नहीं होगा। जब वोटिंग होगा तो 273 से ज्यादा होने चाहिए। तो मान लो अगर जो है, मान लो 400 सदस्य हैं, तो अब इस 400 का क्या है, 2/3 निकाल लो। इतने लोगों ने अगर अनुमति दे दिया तब क्या होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात हम लोग को जानना था।
ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ अनुच्छेद देख लें। तो आर्टिकल 148, आर्टिकल 148, ठीक है, आर्टिकल 148 इसमें क्या बोला गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ठीक है, होगा। तो अब क्वेश्चन पूछ लेगा किस अनुच्छेद में, ठीक ना, किस अनुच्छेद में CAG के पद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 148, ठीक। अब बच्चों हम देख लें अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149। अब 149 क्या है? CAG की महालेखा परीक्षा या नियंत्रण की शक्ति, इस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है, ठीक है। और हम लोग को बच्चों 150 नहीं जानना है, हम लोग को सीधे आना है 151। अब 151 क्या है? 151 में है बच्चों कि CAG अपने सभी जांच की रिपोर्ट केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को तथा राज्य स्तर पर राज्यपाल को देता है, ठीक है। तो यही बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा एक बात इसमें और ऐड कर दूं, ठीक है, एक बात और ऐड कर दूं 2 पॉइंट के लिए, फिर अलग से स्क्रीनशॉट मत लो, इसी में ले लो, ठीक है। एक बात और ऐड कर दूं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, नोट बना के लिख देते हैं, नोट, ठीक, नोट। श्री नरहरि राव, ठीक है, प्रथम CAG, ठीक ना। श्री नरहरि राव जो है भारत के क्या थे? प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, ठीक। अच्छा दूसरा देखें तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये क्या है? मुर्मू ये वर्तमान CAG, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो फिर, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280, ठीक, उसको हम लोग जो है कल देख लेंगे, ठीक। और आज आप लोग का यहीं पे क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है। MCQ जो है वो आप लोग का स्टार्ट होगा और उसके जो टाइमिंग जो होंगे वो आपको मैं बता दूंगा कल। और कल मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ ज्योग्राफी, ठीक है, कल ज्योग्राफी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा समझना बच्चों, ये वित्त आयोग जो है, ठीक ना, फाइनेंस कमीशन को मैं क्या करूँगा ना, ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करूँगा और किसी दिन जो है आपको इन्फॉर्म करके फाइनेंस कमीशन जो है वो डाल दूंगा। बहुत से बच्चे दबाव बना रहे हैं कि सर थोड़ा सा पॉलिटी को जल्दी कवर करिए, ठीक है। तो ये जल्दी कवर मैंने कर दिया है, हो गया। इतने कम बच्चों क्लास जो है नहीं समझ में आता, नहीं मजा आता, ठीक है। इतना जरूरत थी आपको, ठीक है।
इतनी ज़रूरत थी। और कल मेरा पूरा प्रयास होगा कि ज्योग्राफी ही स्टार्ट करूँ मैं, ठीक है, और स्टार्ट करूँगा ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक। उसके बाद से एक दिन ज्योग्राफी, दूसरे दिन हम क्या करेंगे, दूसरे दिन MCQ किसका, पॉलिटी का। और ऐसे ही जब पूरा खत्म कर देंगे पॉलिटी MCQ, तो फिर लगातार ज्योग्राफी हम लोग का चलता रहेगा, ठीक है। या फिर 2-3 दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और 2-3 दिन ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद से फिर क्या करेंगे, फिर MCQ करा देंगे, ठीक है, एक दिन, फिर 2 दिन 3 दिन पढ़ाएंगे, फिर करा देंगे, ऐसे करा देंगे। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने का थोड़ा मौका भी मिल जाएगा, और जब MCQ आप दोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे, ठीक है, तो पढ़ने के आपको मौके भी मिल जाएंगे, तो ये फायदा होगा, ठीक। तो हमको डिसाइड करने देना कि कैसे क्या करना है, ठीक है, और जो भी कार्य होंगे वो आपके फायदे में ही होंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग का उद्देश्य ही है आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, तभी जो है कि हम लोग के नाम होंगे, ठीक है, चैनल का नाम होगा, ठीक। तो प्रयास है हमारा, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में बच्चे जो है वैकेंसी जब आए तो वहाँ सेलेक्ट हो। और जो भी मैंने वीडियो डाला है वो SSC JEE को ही टारगेट करके नहीं डाला है, SSC JEE तो विशेष रूप से टारगेट में रहा ही, परंतु अदर जो कंपटीशन है, ठीक है, उसको भी बच्चों तुम लोग देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन मिल जाएंगे। और विशेष रूप से MCQ जब कराऊंगा तो MCQ में कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जो कवर ना हो पाए, ठीक है, चाहे वो CHSL हो गया या SSC GD हो गई, ठीक है, या SSC JEE हो गया, ठीक, या फिर SSC CGL, ठीक है, UPP SI, कुछ भी सब कवर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं और फिर कल हम लोग ज्योग्राफी की क्लास के साथ मुलाकात करते हैं, ठीक है।